हो गया फिर क्वेश्चन? यस सर। क्या है आंसर? 2h। 2h। आ गया भाई सभी का 2h। यस सर। तन्नू आ गया? उत्तिष्णा आपका आ गया? उत्तिष्णा क्यों नहीं आया भाई? निकिता, मधु, संध्या आ गया? अरे सारी कहानी तो बता दी फिर भी नहीं आया, बताओ कैसे चलेगा काम। देखो इसमें क्या है कि इफ अ पर्सन कैन थ्रो अ स्टोन टू मैक्सिमम हाइट ऑफ h मीटर वर्टिकली, तो मैक्सिमम हाइट इन्होंने दे दी है भाई। h मैक्स जो है आपकी, h मैक्स वो आपकी h के बराबर है। और अभी मैं आपको ये बता चुका हूं कि भाई मैक्सिमम हाइट आपको थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे मिलेगी। अरे भाई खुद ही सोचो ना, जब आप किसी बॉल को फेंकते हो, अगर आप किसी और एंगल पे फेंकोगे और बिल्कुल सीधा ऊपर फेंकोगे 90 डिग्री पे, तो किस केस में ऊपर जाएगी सबसे ज्यादा? भाई जिसमें 90 डिग्री पे फेंकोगे उसी पे तो जाएगी ना सबसे ज्यादा ऊपर। एक यस बॉल, सर। एक बॉल को आपने ऐसे फेंका बिल्कुल सीधा, तो वो एकदम ऐसे जाएगी मैक्सिमम हाइट पर, फिर वापस आ जाएगी। और एक को मान लो आपने किसी ऐसे एंगल पे फेंका, उतनी स्पीड से फेंका, तो लेकिन उसकी हाइट कम रहेगी ना, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस भी तो उसने कवर करा है ना, हॉरिजॉन्टल वाला। तो हॉरिजॉन्टल कवर करने में भी आपकी वेलोसिटी यूज हो गई। ठीक है, तो ये अभी मैंने आपको समझाया तो ऊपर ये डेरिवेशन करके कि साइन थीटा इक्वल टू 1 होगा और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तभी ये चीज जो है आपकी मैक्सिमम होगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एच मैक्स आपको एच दिया है, इसका मतलब ये है कि एच की वैल्यू जो है वो आपकी कहाँ पर होगी, 90 डिग्री पर ये मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये हो गया। फिर ये लिखा है कि यहाँ पर द मैक्सिमम डिस्टेंस थ्रू व्हिच इट कैन बी थ्रोन हॉरिजॉन्टली एट एन एंगल थीटा बाय द सेम पर्सन। तब ये बोल रहा है कि भाई मैक्सिमम डिस्टेंस जो ट्रैवल करा है, यानी कि आर मैक्स तब कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आर मैक्स की आपको वैल्यू पता है कितनी होती है भाई। आर मैक्स यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब ये होगा, ये वाली होगी आपकी 9 मतलब 45 सॉरी 90 डिग्री पे, तो ये 1 हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो ये क्या बचेगा, यू स्क्वायर बाई 2g बचेगा। और यहाँ पर बचेगा यू स्क्वायर बाई जी। ठीक है, ये बचा। अब यहां से अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे, या h को आप r से डिवाइड कर दो, r मैक्स से, जो हॉरिजॉन्टल रेंज है, तो आपको क्या मिल जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2g, फिर नीचे यू स्क्वायर बाई जी। इसको जब ऊपर लेके आएंगे तो ऊपर वाला तो एक्सप्रेशन एज इट इज आ जाता है, नीचे वाला जो होता है हमारे पास फ्रैक्शन, उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। न्यूमरेटर ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर नीचे चला जाएगा, डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा। तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, जी से जी कैंसिल, ये नीचे क्या बचा, 2 बचा, यानी कि ये 1/2 आ गया। ठीक है, तो आर मैक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 2 से h मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्यों नहीं हो पा रहा था भाई? हैं? अंजलि शुक्ला जी प्लीज म्यूट कीजिए।
अंजलि शुक्ला। अंजलि शुक्ला कितने दिन बाद आ रहे हो आप? कितने दिन बाद आ रहे हो अंजलि शुक्ला? आती थी बीच में, अरे वाह। बीच में आते रहते थे, पता नहीं लगा मुझे। बता दिया करो जब आया करो तो है। कभी कभी आओगे तो भी पता नहीं लग पाता ना। बता दिया करो। तबीयत खराब थी तो भाई मेरे को ही बताओ, इन्फॉर्म कौन करेगा? मैसेज करा आपने मेरे को? बताओ। म्यूट कर लो, म्यूट कर लो भाई। अंजलि। मैसेज तो मुझे एक भी नहीं मिला अंजलि शुक्ला तुम्हारा। बल्कि मैंने पूछा था 3 दिसंबर को कि रेगुलर क्यों नहीं हो क्लास में। कर लो भाई ऐसे, मेरे को क्या है, तुम्हारा ही नुकसान होना है। बीच में आते रहते थे, क्या करें भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर आर। बताओ भाई इसका आंसर क्या है? बोलो। कल तो बताया था। ए। ठीक है, ए है। तो देखो मैंने आपको कल एक चीज बताई थी। सर्कुलर मोशन के केस में आपसे ही पूछ रहे कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में। तो कोई भी अगर आप पॉइंट यहां पर लेते हो तो वेलोसिटी क्या होती है? टेंजेंशियल होती है, टेंजेंट पे होती है। और एक्सेलरेशन जो है मैंने आपको बताया, जैसे जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, जो अंदर की तरफ लगता है, जिसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, उसकी डायरेक्शन कहाँ होती है? अंदर की तरफ होती है। तो ये इधर हो गया और वो उधर हो गया, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्रीज का। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों कितने डिग्री पे हो गए? 90 डिग्री पे हो गए। उसके बाद नेक्स्ट है, if a car is executing a uniform circular motion then its centripetal acceleration represents, क्या होगा भाई इसका आंसर? स्केलर कांस्टेंट में। हाँ बताओ। अंजलि या तो म्यूट रखो या फिर कुछ बोलना है तो बोलो फिर। अंजलि आवाज आ रही है? डी क्या है? अच्छा। और डी डी, सबने डी करा है। डी कैसे करा है भाई? डी का क्या मतलब है बताओ जरा, जिसने डी बोला है। कनिष्का बताओ जरा, डी का क्या मतलब है? वो ये बोल रहे हैं कि भाई डायरेक्शन कांस्टेंट होती है और मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है, ये क्या लॉजिक हो गया भाई? कल ही तो बताया था डायरेक्शन तो हर मोमेंट पे चेंज होती है।
तो डायरेक्शन कांस्टेंट कैसे हो जाएगी सर्कुलर मोशन में? भाई कोई गाड़ी सर्कुलर पाथ पे अगर चल रही है तो डायरेक्शन उसकी कांस्टेंट रहेगी, तो हर मोमेंट पे चेंज होती है, तो डी तो कैसे भी हो ही नहीं सकता। अब कह रहे हो बी। अंजलि शुक्ला सॉरी, लेकिन आप मेरे को आपको ब्लॉक करना पड़ेगा यहाँ से, काफी ज्यादा डिस्टरबेंस हो गया है। देखो भाई, ये आपसे ये बोल रहा है कि भाई कार जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करे। अगर इसने बोल दिया कि भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो कहने का मतलब है यहाँ पे, आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कल डेफिनेशन पढ़ी थी कि एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट होता है, अगर इक्वल एंगल और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में होता है, तो वो वैसे टाइप का हमारा जो मोशन होता है वो हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। ठीक है, ये चीज आपने पढ़ी थी। तो अगर ऐसी चीज हो रही है तो इसका मतलब है कि जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा वो आपकी कांस्टेंट रहेगी। अब ये ओमेगा जो मैं बोल रहा हूँ कि ये कांस्टेंट रहेगी, तो ओमेगा कांस्टेंट होने का मतलब है कि ओमेगा वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कांस्टेंट रहेगा। यानी कि एंगुलर स्पीड कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। वेलोसिटी तो बिकॉज यहाँ पर डायरेक्शन हर मोमेंट पे चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकती, वो तो चेंज होती रहेगी। लेकिन अगर यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसकी स्पीड यहाँ पर कांस्टेंट होगी। मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर है तो यहाँ पे स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्शन भले ही चेंज होती रहे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक्सेलरेशन में चेंज तभी आता है या मोशन में चेंज तभी आता है जब उसकी या तो स्पीड में चेंज हो या फिर आपके डायरेक्शन में चेंज हो। तो स्पीड तो यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी बिकॉज उसने पहले ही बोल दिया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो अब ये बोल रहे हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में आप क्या बता सकते हो? तो स्केलर क्वांटिटी होगी? नहीं होगी। एक्सेलरेशन तो किसी भी कीमत पे स्केलर हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक्सेलरेशन की अभी हमने डेफिनेशन यहाँ पर ये इस वाले क्वेश्चन में देखी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ होती है टूवर्ड्स द सेंटर। तो अगर इसकी कोई डायरेक्शन होती है तो भाई ये स्केलर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्केलर के केस में हम डायरेक्शन तो पढ़ते नहीं है। डायरेक्शन हम कहाँ पढ़ते हैं? मैग्नेट वो वेक्टर के केस में। ठीक है। और कांस्टेंट वेक्टर होगा, ये भी ऑप्शन गलत है। कांस्टेंट वेक्टर क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई कांस्टेंट ये स्केलर तो है, मतलब ये एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड कांस्टेंट तो है, लेकिन अगर इसको वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तो वो कांस्टेंट नहीं होगी। क्योंकि आप जो है अलग अलग पॉइंट पे ओमेगा अगर ले लो, यहाँ पर ओमेगा 1 हो गया, यहाँ पर ओमेगा 2 हो गया, यहाँ पर मान लो ओमेगा 3 हो गया, तो हर टाइम पे देखोगे आप डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो भाई ये कांस्टेंट तो हो ही नहीं सकता। तो ये वेक्टर जरूर है लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि नॉट अ कांस्टेंट वेक्टर। वेक्टर है लेकिन कांस्टेंट नहीं है। ठीक है। और चौथा वाला तो बिल्कुल गलत है कि भाई कांस्टेंट डायरेक्शन होगी, क्योंकि डायरेक्शन तो भाई हर मोमेंट पे चेंज हो रही है। और मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ये बात भी गलत है। मैग्नीट्यूड यहाँ पर कांस्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है, अभी क्लियर हो गया ये? यस सर। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, the displacement of a particle moving on a circular path when it makes 60 degree at the center is। बताओ भाई क्या है इसका आंसर? बोलो भाई। नहीं किया गया किसी ने भी? अच्छा, इसके आगे नहीं किया। तो देखो ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है, सर्कल बना लो जरा मैं। ठीक है,
तो ये जैसे मान लो सर्कल हो गया, तो ये बोल रहा है कि भाई कोई भी अगर सर्कुलर पाथ में कोई पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है और उसने अगर 60 डिग्री एंगल बनाया है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो यहाँ मैं इसका सपोज सेंटर बना लेता हूँ, और ये सेंटर से मान लो मैंने ये लाइन खींची, ये पॉइंट ए हो गया, ये ओ हो गया, और इसने 60 डिग्री का एंगल बनाया है। मान लो ये इनिशियल इसकी पोजीशन थी, और उसके बाद फाइनल पोजीशन कैसे बन जाएगी, जब ये एंगल यहाँ से बढ़ता बढ़ता धीरे धीरे यहाँ तक पहुंच जाएगा और ये 60 डिग्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो ये बी पॉइंट पे पहुंच गया और ये मेरा क्या है, फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है। अब आप क्या सोच रहे होगे कि भाई ए से बी के बीच में जो पाथ दिख रहा है ये डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, लेकिन आप गलत हो। डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली यहाँ पर क्या होगा, जब आप ए और बी को बिल्कुल सीधा सीधा यहाँ पर ज्वाइन करोगे इस तरीके से, तो ये वाला जो पाथ है आपको दिख रहा है ये डिस्प्लेसमेंट होगा। बिकॉज आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसी भी दो पॉइंट के बीच में, यानी कि इनिशियल और फाइनल के बीच में। तो इनिशियल पॉइंट अगर ए है और फाइनल बी है, तो इनके बीच में जो सीधी परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर बनेगी, ठीक है, वो आपकी क्या होगी, क्या होगी, वो डिस्प्लेसमेंट होगी। और अगर ये बोलता कि भाई डिस्टेंस कितना उसने ट्रैवल किया, एंगुलर डिस्टेंस, तब ये ए बी वाला जो पाथ आपको रेड कलर में दिख रहा है वो आपका एंगुलर डिस्टेंस होता। ठीक है, तो अभी हमें डिस्प्लेसमेंट यानी कि एबी की अगर वैल्यू निकालनी है तो आप कैसे निकाल सकते हो, किसी को कोई आइडिया है। देखो यहाँ पर मैं आपको कुछ थोड़े से ज्योमेट्री के रूल्स भी बता देता हूँ जो कि यहाँ पर यूज होंगे, थोड़े काम के हैं, बिकॉज सर्कुलर मोशन में काम आते हैं। तो आपको ये पता है कि ओ ए जो है वो है आपका रेडियस आर। ठीक है, ओ ए क्या है आपका, रेडियस है आर। इसमें इन्होंने दिया नहीं है क्वेश्चन में, वैसे इनको लिखना चाहिए था कि भाई सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है वो आर है, लेकिन ऑप्शंस में दिए तो आप उससे देखकर समझ सकते हो। तो ये ओ ए आर है और ओ भी आर होगा। ओ बी जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है, ओ बी वाली लाइन, ये भी आपकी रेडियस ही है, क्योंकि जो भी लाइन किसी भी सर्कल के सेंटर से उसकी बाउंड्री तक मिलती है वो सारी की सारी रेडियस होती है। तो ओ ए भी रेडियस हो गया, ओ बी भी रेडियस हो गया। ठीक है, अब यहां पर आपको एक ट्राइंगल का यहाँ पर एक रूल होता है। मान लो आपने कोई एक ट्राइंगल बनाया, तो उस ट्राइंगल के अंदर आप एक चीज ये ध्यान रखना, अगर मान लो दो साइड, कोई भी ऑपोजिट साइड जो है वो दो यहाँ पर बराबर होती हैं, तो इनके जो एंगल्स बन रहे होते हैं, मतलब यहाँ पर एक रूल होता है, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये याद रखना, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल साइड है आर और आर, और इनके सामने वाले एंगल, मतलब ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, ये दोनों भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, और इसका जो जस्ट ऑपोजिट होता है वो भी, मतलब क्या बोलते हैं, वो भी बिल्कुल सही होता है। वो क्या होता है कि साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो इसको भी ध्यान रखना। अगर मान लो आपको कोई ट्राइंगल दिया जाता है सपोज इस तरीके से, यहाँ पे ये एंगल 1 है, यहाँ पे ये एंगल 2 है, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 अगर आपको दिया हुआ है, तो ये वाली जो साइड है वो इसके साइड के बराबर होगी। मान लो ये ओ ए है, ये ओ बी है, तो ओ ए साइड जो है वो ओ बी के बराबर होगी। और जो अभी ये पहला वाला केस देखा, मान लो ये ओ ए है, ये ओ बी है यहाँ पर, तो ओ ए और ओ बी अगर सपोज बराबर है यहाँ पर, मतलब आर के बराबर है, रेडियस के बराबर है, ओ बी ओ ए दोनों बराबर है, तो यहाँ पर ये जो एंगल 1 है ये एंगल 2 के बराबर होगा। इस चीज को आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, ये वाला जो मेरे को एंगल दिख रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे, बिकॉज ये क्या है, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो ये दोनों बराबर होंगे, तो अगर मैं इसको एक्स मान लेता हूं तो ये भी एक्स हो गया। और एक तीसरा एंगल आपको यहाँ पर दिया है 60 डिग्री के बराबर। ठीक है, 60 डिग्री के बराबर दिया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको एक चीज पता है, एक ट्राइंगल के अंदर जो उसके तीनों एंगल्स होते हैं, किसी भी ट्राइंगल के जो तीन एंगल होते हैं इंटीरियर एंगल, उनका जो सम होता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये बेसिक ज्योमेट्री है। ठीक है, सम ऑफ ऑल थ्री इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्रीज। तो यहां से हम इस ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल जो आपको ओ बी ए दिख रहा है, इन ट्राइंगल ओ ए बी, ये वाला जो ट्राइंगल है, इसमें हम ये बात बोल सकते हैं कि जो एक्स है प्लस 60 डिग्री, इन तीनों का सम मिलाकर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा।
और यहां से जब आप देखोगे तो x और x कितना हो गया, 2x हो गया, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 60 यानी कि 120 डिग्री। x की वैल्यू निकालोगे 60 डिग्री आ गई, यानी कि जो बचे हुए दोनों एंगल थे x और x, इनकी वैल्यू भी 60 डिग्री के बराबर है। तो अगर किसी भी एक ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल की वैल्यू सेम होती है, 60 डिग्री के बराबर होती है, तो उस वाले ट्राइंगल को क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में एक और चीज होती है कि इसकी जो तीनों साइड्स हैं वो बराबर होती हैं, तीनों एंगल भी बराबर होते हैं, तीनों साइड भी बराबर होती हैं। तो अगर ये दोनों साइड आर है तो ये ए बी वाली जो साइड है वो भी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। तो इस तरीके से ए बी जो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमको देखने को मिला है 60 डिग्री पे, वो भी आर के बराबर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन कभी भी डायरेक्टली एग्जाम में आएगा, तो इतना सब करने की जरूरत नहीं, ये तो मैंने समझा दिया, लेकिन अब इसको फ्यूचर के लिए याद रखना है कि कोई भी अगर सर्कुलर पाथ में 60 डिग्री का अगर वो बनेगा, एंगल डिस्प्लेसमेंट होगी 60 डिग्री की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो वहां पर तीनों साइड जो है बराबर होंगी, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट सॉरी जो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा सर्कुलर पाथ के ऊपर, पार्टिकल जो मूव किया होगा सर्कुलर पाथ के ऊपर, वो भी आपका रेडियस के बराबर होगा। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है अब इससे, और कि मान लो एक सर्कल है, उसकी रेडियस उन्होंने दे दी 50 सेंटीमीटर, और बोला कि उसमें जो है एक पार्टिकल है वो 60 डिग्री एंगल तक मूव किया है, तो उसकी नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी अलोंग द सर्कुलर पाथ, तो 50 मीटर के बराबर ही होगी, बिकॉज 50 मीटर अगर रेडियस है तो 50 मीटर ही उसने 60 डिग्री एंगल पे किया होगा। ठीक है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 60 डिग्री के लिए, बाकी और एंगल्स के लिए अलग वैल्यूज होगी, तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, इसे नोट कर लेना। समझ आ गया सभी को? यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, a particle is moving with 10 meter per second in a circle of radius 5 meter, find out the magnitude of average velocity if a particle is moved by 60 degree in 1 second। किया है किसी ने ये वाला? हाँ तो हाँ नहीं, आंसर बताओ भाई, किया है तो आंसर बताओ, क्या है इसका आंसर? देखो इसमें भी क्या है, पिछले जो क्वेश्चन हमने अभी किया है उसी का कॉन्सेप्ट यूज होना है यहाँ पे। ठीक है, अब वो कैसे होना है देख लो। इसमें ही बोला गया कि पार्टिकल मूव कर रहा है एक वेलोसिटी के साथ, उसकी वेलोसिटी इन्होंने दी है 10 मीटर पर सेकेंड। अब एक चीज ये ध्यान रखना, जब भी आपको ये मीटर पर सेकेंड में दी होगी तो ये लीनियर वेलोसिटी होती है, और अगर रेडियन पर सेकेंड में दी होगी तो वो आपकी एंगुलर वेलोसिटी होती है। इस चीज को भी ध्यान रखना, यूनिट से आप ये चीज भी ध्यान रख सकते हो। ठीक है। और उसके बाद इन्होंने बोला है कि यहाँ पर जो एंगल बना है जब पार्टिकल मूव कर रहा है, सॉरी दूसरी चीज यहाँ पर दी है, रेडियस जो है वो आपकी यहाँ पर 5 मीटर के बराबर दी है। और तीसरी चीज इन्होंने दी कि फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज मूव बाय 60 डिग्री इन 1 सेकंड। तो टाइम यहाँ पर 1 सेकंड दिया है, और एंगल जो यहाँ पर दिया है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो है 60 डिग्री का। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो वही सेम केस अप्लाई करेंगे यहाँ पर, ये ए पोजीशन हो गई, ये ओ पोजीशन हो गई, और मान लो ये 60 डिग्री ने ट्रेवल किया है बी पोजीशन तक, ये हो गया 60 डिग्री। तो अब आपको बताना है कि भाई यहाँ पर जो एवरेज वेलोसिटी है पार्टिकल की वो कितनी होगी। ठीक है। तो अब एक चीज यहाँ पर ये देखो, एक चीज आपको जो यहाँ पर समझनी है वो ये समझनी है कि ये जो आपको मतलब वेलोसिटी की ये एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं ना, ये एवरेज कौन सी वाली वेलोसिटी होगी, आपकी लीनियर वाली वेलोसिटी होगी। ठीक है, मतलब लीनियरली उसने कितनी वेलोसिटी जो है एवरेज वेलोसिटी से मूव करे। तो कहने का मतलब है जब वो ए से बी की तरफ वो जा रहा होगा पार्टिकल, तो ए से बी जाने में उसकी एवरेज वेलोसिटी 1 सेकंड के अंदर कितनी हुई है। तो ए से बी के बीच का पहले तो आपको देखना है कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है।
ठीक है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये आर है अगर 5 मीटर के बराबर, तो ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। अभी ऊपर पढ़ के आ चुके हैं पिछले क्वेश्चन में कि कैसे होगा। ठीक है, तो बस अब सिंपल सा हो गया यहाँ पे। अब क्या है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 5 के बराबर हुआ है, और टोटल टाइम आपको दिया यहाँ पर 1 सेकंड के बराबर। तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई, 5 मीटर पर सेकंड आ गई। ठीक है, और अगर यहाँ पर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी पूछी होती तब वो रेडियन के टर्म्स में आती। फिर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी अगर आपसे पूछी होती, ठीक है, तो वो चीज अलग होती फिर। तो ओमेगा इज इक्वल टू आपको पता है क्या होता है, थीटा बाई टी होता है। फिर आप इसको यूज करते तो रेडियंस में पहले आप मान लो, अगर आपसे यहाँ पर इसी केस में एंगुलर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी पूछी होती तो पहले थीटा आपको जो 60 डिग्री में दिया है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री को आप रेडियन में चेंज करते, जो कि आपका पाई बाई 3 के बराबर होता है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कितना हुआ, पाई बाई 3 हुआ, टाइम दिया 1 सेकेंड। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाता, पाई बाई 3 रेडियन पर सेकेंड यहाँ पर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हो जाती। लेकिन इसने एंगुलर नहीं पूछा, इसने बोला एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। इसका मतलब वो लीनियर वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा है। और लीनियर वेलोसिटी जब भी आप देखोगे तो आपको यहाँ पर सर्कुलर पाथ से मतलब नहीं है, सर्कुलर पाथ के इनिशियल और फाइनल पॉइंट से मतलब होना चाहिए जब भी लीनियर की बात हो रही है कुछ भी, कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, लीनियर वेलोसिटी कितना हुआ, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये ऐसे करना था। समझ आ गया? यस सर। Yes, sir. ये जिपमर में आया है 2019 में क्वेश्चन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, टू पार्टिकल ए एंड बी आर मूविंग in a uniform circular motion in concentric circle of radii RA and RB with speed VA and VB respectively. The time period of rotation is the same. The ratio of angular speed of A to that B of A to that B of V will be. तो पहले तो मेरे को ये बताओ कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है। कौन बताएगा? बोलो। सर जिनका सेंटर एक ही होता है। हाँ ठीक है, तो जिनका सेंटर सेम होता है उन सर्कल को हम कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। जैसे मान लो मैंने ये 2 सर्कल बनाए, ये थोड़ा सा इधर को हो गया, ठीक है। मान लो ये 2 सर्कल हो गए, तो इनका जो सेंटर होगा वो कॉमन सेंटर होगा, सिर्फ और सिर्फ एक सेंटर। तो ऐसे टाइप के सर्कल को हम क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। अब 2 पार्टिकल मूव कर रहे हैं आर ए और आर बी रेडियस, मतलब यहाँ पर ये आर ए है मान लो, ये ए वाला सर्कल हो गया, ये बी वाला सर्कल हो गया, और ये जो आपको रेडियस यहाँ से यहाँ तक की दी है वो मान लो आर बी हो गई सेंटर से। ठीक है, तो ये आर ए मतलब ए वाले सर्कल की रेडियस हो गई, और बी वाले सर्कल की रेडियस जो है वो आपकी आर बी हो गई यहाँ पे। तो अब आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि भाई यहाँ पर जो पार्टिकल मूव कर रहे हैं दो, आर ए और आर बी रेडियाई के सर्कल्स में, वहां पर जो स्पीड है वो आपकी वी ए और वी बी है। यानी कि यहाँ पर जो पार्टिकल मूव कर रहा है ए वाले सर्कल में वो वी ए स्पीड से मूव कर रहा है, और यहाँ पर जो बी वाले में कर रहा है वो वी बी से कर रहा है। और ये बोला है कि टाइम पीरियड इनका सेम है भाई। तो टाइम पीरियड जो है वो ए का टाइम पीरियड बी के बराबर है। ठीक है, तो आपसे बोला है कि भाई इनके एंगुलर स्पीड का जो रेशियो है वो क्या होगा, यानी कि ओमेगा ए और ओमेगा बी, इनका रेशियो जो है वो कितने के बराबर आएगा। तो जितनी चीजें हमने कल पढ़ी हैं बस उसी को यहाँ पर यूज करना है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब ये कैसे कर सकते हो आप, देखो ओमेगा, पहले हम ओमेगा के टर्म्स
पहले हम ये निकालते कि भाई ओमेगा जो है, ओमेगा का कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, जो कि था 2π/TA। ठीक है, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T है, हमने कल पढ़ा था ना, T इक्वल टू 2π/ओमेगा और ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T, वहीं से लिया है मैंने। तो ओमेगा ए के लिए ये हो गया, और उसी तरीके से ओमेगा बी के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2π/T बी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमें इसका ही क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो ओमेगा ए बाय ओमेगा बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2π/TA, और इसके नीचे क्या आ जाएगा, 2π/TB। तो इक्वल करेंगे तो 2π/TA तो ऐसे लिख देंगे, जो नीचे वाला है उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, TB/2π। तो यहां से देखोगे आपको एक चीज ये पता है कि TA की जो वैल्यू है टाइम पीरियड ऑफ A इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ B, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों बराबर है। और 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, क्या आया आपके पास, 1:1 आया, 1/1। तो ओमेगा ए और ओमेगा बी का जो यहाँ पर रेशियो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। बाकी वेलोसिटी की तो हमें जरूरत पड़ी नहीं, वो तो फालतू में दिया हुआ है यहाँ। बोलो समझ आया। और बताओ भाई, यस सर। समझ आया कि नहीं आया ये वाला। यस कल ये फॉर्मूला पढ़ा था, सर बस उसी को तो यूज करा है। अब ये बताओ मेरे को, इसके बाद क्वेश्चन करे भी है या नहीं करे, ये मैं ही सारे बताता रहूंगा। बोलो। इसके बाद किस किसने क्वेश्चंस किए हुए हैं ये बताओ। किए हैं तो बताओ, नहीं किए हैं तो नहीं बताओ कि नहीं किए हैं। नहीं किए, इसके आगे नहीं किए। ठीक है, तो इसके आगे फिर आज कर लो, उसके बाद कल आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जब नहीं किए तो फिर मैं ही बताता रहूंगा ना सारे, फिर फायदा क्या होगा। तब मैंने कुछ और कॉन्सेप्ट आपको आज समझा दिए सर्कुलर मोशन के, और बाकी जो कल आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा था उनको यूज करके बाकी के क्वेश्चन करो। कितने बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन बचे हैं, ये कर लेना। बाकी कुछ और क्वेश्चंस मैं आज और दूंगा। ठीक है, आज मैं जल्दी दे दूंगा, मुझे पता है कल लेट हो गया था, तो इसलिए मैंने बोला था कि जितने हो जाएंगे उतने कर लेना। ठीक है, तो आज मैं जल्दी आपको प्रोवाइड कर दूंगा क्वेश्चंस। कुछ और क्वेश्चंस दूंगा मैं आपको, सर्कुलर मोशन के, वेक्टर के, सारे मिला के दूंगा। तो वो क्वेश्चंस भी करना और ये भी कर लेना। तो लगभग ये 7 क्वेश्चंस हैं, और 5-6 क्वेश्चंस वो और दे दूंगा, तो 12-13 क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कर लो, फिर कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाकी किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज यू कैन लीव द क्लास। हाँ ठीक है, बायो के टॉपिक मैं चेक कर लूंगा। स्नेहा। ओके सर। रेशमा, कामिनी, कशिश, डाउट है कुछ। सर जो अभी हमने क्वेश्चन किया इसमें जो वेलोसिटी दी है वो कौन सी है? वेलोसिटी सही। यूज करने का कोई है ही नहीं ना यहाँ पर, मतलब वो फालतू में दे रखे क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए, उसकी जरूरत ही नहीं है। सर इसमें वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा जो हमने कल पढ़ा था, कौन सा v वाला, इक्वल्स टू आर ओमेगा वाला? V = R ओमेगा वाला। हाँ। नहीं तो फिर ये बताओ ना, हम रेशियो कैसे निकालेंगे।
क्या हमें VA और VB में कोई रिलेशन पता है? क्या हमें RA और RB में कोई रिलेशन पता है? नहीं। तो जो रिलेशन दिया होता है ना, जैसे इसमें बोल दिया कि भाई टाइम पीरियड रोटेशन का सेम है, तो हमें वही यूज करना है। उसमें अगर कहीं VARA यूज हो रहा होता तब हम वो लगाते। अब VARA तो अच्छा। उसने खाली बस सर्कल की स्पेसिफिकेशन बताने के लिए दिया है कि ये दो सर्कल है, इसका VA वेलोसिटी, ये पार्टिकल जो मूव कर रहा है B वाले में VB से कर रहा है, बस बता दिया उसने, काम उसका कुछ भी नहीं है। तो ओके जो चीज सर। दी होती है हम उस पर फोकस करते हैं, और जो चीज निकालनी है उस पर फोकस करते हैं। और फॉर्मूला फिर ऐसा ढूंढेंगे जो दोनों में रिलेशन बनाएगा। तो 2 पाई बाय, ये जो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय T था, या T इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा था, इसी को यूज करेंगे, क्योंकि ये टाइम पीरियड और एंगुलर स्पीड दोनों में रिलेशन बना रहा है। ठीक है। ओके सर। हाँ यस सर। चलो थैंक यू सर। ठीक है।